हेलो एवरीवन। सो आज हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर शुरू करने जा रहे हैं। ये 9th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कहानी दी गई है और इस कहानी से ये चैप्टर शुरू होता है। मैं उस कहानी को आपको पढ़ के बताता हूँ। स्प्रिंग 1945 का महीना चल रहा था। 11 साल का एक जर्मन लड़का जिसका नाम हेलमट था, वो अपने पलंग पे लेटा हुआ था। ओके, और अपने पेरेंट्स की डिस्कशन को सुन रहा था। उसके पेरेंट्स सीरियस टोन में बात कर रहे थे। उसके पिताजी, जो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे और कह रहे थे कि अब समय आ गया है, वे हमारी पूरी फैमिली को मार देंगे। इससे अच्छा ये है कि हम लोग अकेले में सुसाइड कमिट कर लें। उसके पिता की यह बात को सुन के वो घबरा गया कि उसके पिता बहुत डर से ये बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अब एलाइज जीत चुकी है और वो हमारे साथ वही करेगी जो इस लोगों और क्रिपल्ड लोगों के साथ किया था। अगले दिन की सुबह हेलमट को पास के जंगलों में ले जा कर के उसके पेरेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया। उन्होंने पूरा गाने गाए, पुराने गीत गुनगुनाए, डांस किया और एक अच्छा समय बिताया है। उसके कुछ समय बाद जब वे घर लौटे तो एक बंदूक से गोली चलने की आवाज़ आई। जब जाकर देखा गया तो हेलमेट के पिता ने अपने आप को ऑफिस में गोली मार ली थी। हेलमेट को अपने पिता के आखिरी शब्द बार बार कान में गूंज रहे थे। उसने अपने पिता के खून से सनी हुई बॉडी देखी, जिसमें वो अपने नाजी यूनिफॉर्म में पड़े हुए थे, जहाँ पे पास में ही आग, जो फैमिली जो उस समय जर्मन है वो ठंडी जगह है, वहाँ पे आग जल रही थी। उसके दिमाग में, ख्यालों में बार बार उसके पिता की बोली हुई आखिरी जो बातें याद आने लगी। उसने घर में खाना खाना बंद कर दिया। उसे ये डर था कि कहीं उसकी मम्मी ने उसके खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। 9 साल तक उसने इसी डर से अपनी ज़िंदगी बिताई। पर हेलमट कभी नहीं जान पाया कि एक्चुअली हुआ क्या। उसे बस इतना पता था कि उसके पिताजी एक नाजी थे और एल्फ्रेड हिटलर के सपोर्टर थे। आप में से कई लोगों ने नाजी और हिटलर के बारे में सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा। हिटलर एक जर्मनी का तानाशाह था जिसकी एम्बिशियस पूरे यूरोप को कॉन्कर करने की थी। आपने ये भी सुना होगा कि उसने कई जूस लोगों को मार दिया। नाजी का बस यही तो काम नहीं था जो उन्होंने किया। ऐसे बहुत से अनगिनत अपराध थे जो नाजी ने अपने सिस्टम में रहते हुए किए। उनकी सोच आइडियल वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के लिए बहुत अलग थी। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाजिज्म क्या है, और हम देखते हैं कि ये भी देखेंगे कि हेलमट के पिता ने अपने आप को क्यों मारा। ऐसा क्या डर था जो उन्हें सता रहा था। ये घटना
मई 1945 की है, जब जर्मन ने सरेंडर कर दिया एलाइज के लिए, एलाइज के सामने। ठीक है। हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गिबल्स अपनी इंटायर फैमिली, हिटलर अपनी इंटायर फैमिली और गिबल्स अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया बर्लिन के एक बंकर में। ये घटना अप्रैल की थी। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरनबर्ग में सेटअप की गई थी, जिसने नाजी ने जो वॉर के समय क्रिमिनल्स और क्राइम्स किए हैं, पीस अगेंस्ट पीस, वॉर में जो क्राइम्स किए हैं और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ इस ट्रिब्यूनल में सजाएं सुनाई जा रही थी। जर्मन जो इस युद्ध में जिसने इस युद्ध को शुरू किया और बहुत से निर्दोष लोगों को मारा, उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ सजा सुनाई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में कई मॉरल और एथिकल क्राइम्स वर्ल्ड में रहने वाले बहुत से लोगों के खिलाफ किए थे। तो ये क्या एक्ट्स थे, आइए जानते हैं। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बड़ा ये जर्मनी का जो था एक जेनोसाइड वॉर था। जेनोसाइड इस कारण कह रहा हूँ, किसी युद्ध ही के क्षेत्र में ही लोग नहीं मारे गए थे, जहाँ युद्ध नहीं हो रहा था वहाँ पे भी बम्बार्डिंग करके बहुत से सिविलियंस लोगों को यूरोप में मारा गया। तकरीबन 6 मिलियन जूस लोग मारे गए, 2 लाख जिप्सीज लोग, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन लोग मारे गए। बहुत से ऐसे थे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो गए क्योंकि वे पॉलिटिकल अपोनेंट्स में थे। नाजी के इन प्रिस्क्राइब्ड किलिंग में बहुत से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, जैसे बॉम्बार्डिंग है, गैस चैम्बर्स है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये किलिंग किया गया था वो कुछ पॉपुलर जगहों में, जैसे कि एशोचेतिक्स जो जगह है वहाँ पे ये किया गया था। न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, उसने 11 जो नाजी थी उन्हें तो मौत की सज़ा सुना दी और बाकी लोगों को ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा सुनाई दी। इस रिट्रीब्यूशंस में पनिशमेंट जो नाजीज़ को दिया जा रहा था वो बहुत कम था। जो ब्रूटल्स और जो नरसंहार उन लोगों ने क्राइम जो किया था उसके एवज में हम देखें तो ये सज़ा बहुत कम थी। एलाइज नहीं चाहती थी कि वो जर्मन के साथ ज़्यादा हार्श बिहेव करे, क्योंकि यही हार्श बिहेवियर ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ख़िलाफ़ किया गया था उसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी। आइए पहले हम जान लेते कि एलाइज है कौन। एलाइज एक एलाइड पावर थी जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसआर और यूएसए शामिल थे और ये इन लोग का युद्ध एक्सेस पावर के साथ हो रहा था, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। ये 2 बड़े गुट थे जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था। ठीक है, तो आइए अब हम जानने की चालू करते हैं, देखना कि ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या स्थिति बनी जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया पहुंच गई। और साथ में ही हम ये जानेंगे कि नाजी ने ऐसे क्या क्राइम किए थे जिसकी उन्हें ये सज़ा दी जा रही थी। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ओके, जर्मनी पावरफुल एम्पायर था अर्लियर 20th सेंचुरी में, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया जिसमें
अलॉन्ग वो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के साथ था, अगेंस्ट एलाइज के अगेंस्ट में। इस एलाइज में भी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया शामिल थे। बाद में जब यूएस ने इसमें शामिल हुआ और वे जीते, तो इन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर क्राइम और जो पीस वर्ल्ड की भंग हुई है उसके खिलाफ केस चलाया और उसे जुर्माना ठोका। तो जर्मनी को इनिशियली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था कि यूरोप के जो सारे रिसोर्सेज थे उस पर जर्मनी ऑक्यूपाई करना चाहता था। इसी कारण उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम पे हमला भी कर दिया था। पर यूएस के जैसे ही यूएस अमेरिका जो है 1970 में शामिल हुआ इस वर्ल्ड वॉर में, तो उसके कारण ही जर्मनी और जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई और नवंबर 1918 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। हार के बाद जो इम्पीरियल जर्मनी थी और जो उसका एम्पायर था उसकी उस समय हार के समय पार्लियामेंट सेट की गई थी जर्मनी में, एक नेशनल असेंबली आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के समय। इस असेंबली का नाम वीमर रिपब्लिक रखा गया था, क्योंकि इसकी स्थापना वीमर जो शहर था उसमें हुई थी। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये जर्मनी पार्लियामेंट जो रिचस्टेज में था, रिचस्टेज भी कहा जाता था, इसमें इक्वल बेसिस पे वोट के द्वारा एडल्ट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसके द्वारा इसमें वोट चुना गया था। इसमें विमेंस लोग भी इंक्लूड थे। ये रिपब्लिक को पूरा पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था। जो लार्ज टर्म थे, बहुत से जो लोग थे, उन लोग इस रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो इस हार का पूरा गठरा वीमर रिपब्लिक या नेशनल जो असेंबली इस्टेब्लिश हुई है उस पर फोड़ दिया गया, उसके ऊपर रख दिया गया कि भैया इस असेंबली के आने के कारण ही हम हारे हैं। तो एक पीस ट्रीटी की गई, युद्ध खत्म होने के बाद एक पीस ट्रीटी की गई वर्सेला में, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेला कहा जाता है। पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेला में कहा जाता है, जिसमें एलाइज के जो हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस सेटलमेंट किया गया। मतलब जो एलाइज लोगों ने एक बहुत ही पूरा हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस सेटलमेंट किया जर्मनी के खिलाफ। इसमें जर्मनी के जितने भी ओवरसीज कॉलोनीज थे उनसे हाथ धोना पड़ा, जो जहाँ पे उनकी 10th पॉपुलेशन रहा करती थी। 13% जो टेरिटरीज थी, जहाँ पे 75% आयरन और 26% कोल जैसे रिसोर्सेज मिलते थे, वो फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हाथ में चलेगा। अलाइड पावर्स ने इसके साथ साथ डीमिलिटरेट कर दिया जर्मनी को, जिसके कारण जर्मनी कमज़ोर पड़ गई। वॉर की गिल्टी का कॉज पूरी तरह से जर्मनी को ही ठहराया गया, जिसके कारण जर्मनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जर्मनी को फोर्सफुली कहा गया कि आपको एज अ कंपनसेशन ऑफ वॉर 6 बिलियन लियर आपको देना होगा। एलाइड आर्मी जितने भी रिच रिसोर्सेज जैसे रिहन लैंड है उस पर कब्ज़ा करके रखी रहेगी 1920 तक। जर्मनी की जो न्यू रिपब्लिक बनी हुई थी, वीमर रिपब्लिक, उन्होंने ये ट्रीटी करी थी और अपनी हार वर्सेला की ट्रीटी में स्वीकार कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना रियली ह्यूमिलेटिंग और हार्श बिहेवियर था कि पूरा युद्ध तो दोनों साइड सेंट्रल पावर और एलाइज ने आपस में लड़ा, लेकिन पूरा जो युद्ध का गठरा था या फिर युद्ध की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सीधा जर्मनी के सर पे थोप दी गई। तो क्या हुआ इफ़ेक्ट, वॉर का इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। तो द वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अ एंटायर कंटिन्यूटी।
बोथ द साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो ये जो वॉर हारे जर्मनी, तो इनका इफेक्ट साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से जर्मनी के ऊपर पड़ा। जर्मनी उधार में डूब चुका था, यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको डेप्टर्स बन चुके थे। इसके अलावा जो वीमर, जो नई एक रिपब्लिक आई थी, उसे ये पूरा पे करना पड़ रहा था, जो कि युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया था। ओल्ड एम्पायर जो थे, एम्परर थे, उन्होंने युद्ध शुरू किया था, पर उस समय सत्ता परिवर्तन हुआ जिस समय हम युद्ध हारने वाले थे। तो इसका जो पुराने राजाओं का जो गुनाह था वो इनके सर मर दिया गया। इस रिपब्लिक को पूरे वार का बर्डन उठाना पड़ा और पूरा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फोर्सफुली उन्हें एक कंपनसेशन पे करना पड़ा। जो भी सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेटिक लोग इस वीमर रिपब्लिक का सपोर्ट कर रहे थे, उन पे टारगेट होने लगे, उनके ऊपर अटैक होने लगे। जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। इस वीमर रिपब्लिक के जो लोग थे, जो इनके सपोर्टर थे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि नवंबर में ही वर्सेला की पीस ट्रीटी हुई थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1930 तक आते आते बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डीप इम्पैक्ट यूरोपियन सोसाइटी में पॉलिटिकली पड़ा हुआ था। सोल्जर्स, जिन्हें सिविलियन से ऊपर माना जाता है, उनकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। पॉलिटिशियन, पब्लिकेशंस, ठीक है, इन्होंने सोल्जर्स को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, कहा कि वे एग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग्स है, मैस्कुलाइन है, वे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। मीडिया ने बहुत ही ग्लोरीफाइड किया सोल्जर्स की लाइफ को, पर सच्चाई जो थी वो बहुत अलग थी। लोगों को ये बताया गया कि ट्रेंच में ज़िंदगी बिताना गर्व की बात है, बल्कि ट्रेंच जो था वो एक तरह का ट्रैप था, जहाँ पर इन सोल्जर्स की लाइफ चूहों के समान थी, जहाँ पे उन्हें उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती जैसे मिलना चाहिए था। इन्हें पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ता, एनिमी से उन्हें बचना पड़ता। कई बार वे मारे जाते, कई बार पॉइजनस गैस से मारे जाते, कई बार डिसेबल हो जाते। तो इन सारी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता। लेकिन एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि लोगों में सोल्जर्स बनने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाने लगा। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप इसी पॉपुलर सपोर्ट के कारण आगे बढ़ने लगी। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी भावना थी वो यंग लोगों से धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उनको ये लगा कि डेमोक्रेसी कभी भी हमें वो सम्मान नहीं दे पाएगी जो कंजर्वेटिव दे सकती थी। इसका आप लोग उदाहरण देख चुके हैं वीमर रिपब्लिक के नाम से। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन